डॉन मीडिया ग्रुप के इनिशिएटिव ब्रीथ पाकिस्तान के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाहजेब जिलानी। क्लाइमेट चेंज की हम जब बात करते हैं दुनिया में, हम देखते हैं कि उससे काफ़ी जगहों पे तबाही आ रही है। ख़ुद पाकिस्तान में हमने क्या क्या नहीं भुगता, ये जो 2022 के फ्लड्स थे वो हमें अच्छी तरह से याद हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक जब मिटिगेशन की तरफ जाते हैं, अडेप्टेशन की तरफ, कि क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियों से ख़ुद को कैसे महफूज रखें, तो उसमें पैसा लगता है। अमीर मुल्क, उनके पास फ़ंड्स होते हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्क, हम कहते हैं कि हमें बाहर की दुनिया फ़ंड्स दे तो हम कुछ अपना एहतियाती तदाबीर करें। ये फ़ंड्स कैसे आते हैं, ये कैसे एक्सेस किए जाते हैं? क्या हम बाकी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, या ये कोई एक कम्पेटिटिव प्रोसेस है जिसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें लेके जाने होते हैं? आज के प्रोग्राम में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि 2022 के फ्लड्स के बाद हमने देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्लेजेस हुई, लेकिन वो फ़ंड्स फिर आए क्यों नहीं? उसमें क्या हमारी कोई कोताही थी, या जो अमीर ममालिक हैं उनकी कोई सुस्ती थी? थोड़ा सा ये भी चीज़ वाज़े हो जाएगी। इस कॉन्वर्जेसन के लिए मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं दो बहुत ही रेलेवेंट लोग जिन्हें इन मामलात का अच्छी तरह से पता है। मेरे साथ हैं खुर्रम लानानी, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करते रहे हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को, एनर्जी मिनिस्ट्री को, और वो फॉरेन डोनर्स के साथ भी उनकी बातचीत रहती है। मेरी दूसरी गेस्ट हैं कशमाला काका खेल। आपका भी एक तवील एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और आपका क्लाइमेट फाइनेंस में आपकी अच्छी समझ है, और जो यूएन की फैसिलिटी है ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड, उसको भी आप समझती हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कैसे ले जाने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हों और पाकिस्तान में फ़ंड्स आएँ। तो कॉन्वर्जेसन का आगाज़ मैं खुर्रम आपसे करूँगा कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत ही टेक्निकल फील्ड है। आप इसमें चूँकि काम करते रहे हैं, थोड़ा सा एक हमारे देखने वालों के लिए अगर समझा सकें कि हम क्लाइमेट चेंज से तो हम बहुत ही अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस की जब बात होती है तो हमारे यहाँ वो फंड्स क्यों नहीं आ रहे जो बाकी गरीब मुल्कों की तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, सबसे पहले आपका शुक्रिया इनवाइट करने का। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट जो है वैसे ही सेट कर दिया है। सो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया है उसके अंदर आपने खुद ये बताया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं तरक्की पजीर ममालिक, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ आप कह लें या डेवलपिंग कंट्रीज़ आप कह लें। ये जो फाइनेंस का फ्लो है, ट्रेडिशनली उसको हम क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से ट्रेडिशनली उसको जो है वो जानते हैं। उसकी एक लंबी हिस्टोरिकल जो है वो वैल्यू है, उसकी एक बहुत तवील सी जो है वो हिस्ट्री है। लेकिन इसके अंदर जो है वो जो तीन सवाल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो जो तीन सवाल हैं, और आपने भी उसकी तरफ जो है वो जिक्र किया है कि वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट किया है और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस प्रॉब्लम को भुगत रही हैं। तो एग्जैक्टली जो है जब ये फाइनेंस का फ्लो आएगा तो वो पहला सवाल ये है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्या 100 बिलियन डॉलर होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए, 1000 अरब डॉलर्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो प्रोवाइड करना है। जो दूसरा सवाल है क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से वो है कि इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्या ये लोन के अंदर मिलना चाहिए, क्या ये ग्रांट होनी चाहिए, क्या ये एक कंसेशनल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, या ये प्लेन इक्विटी होनी चाहिए। ये किस मद के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को कॉज किया है वो ये पैसे देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और जो तीसरा रेलिवेंट सवाल है वो ये है कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो है वो ये देना है, ये पैसे जो है वो देने हैं, तो किसने ये पैसे देने हैं? क्या अमेरिका ने पैसे देने हैं, जापान ने देने हैं, यूके ने देने हैं? तो एग्जैक्टली जो है वो किस तरीके से जो है वो ये पैसे कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे। सो आई थिंक ये जो तीन सवाल हैं जो ब्रॉडर क्लाइमेट फाइनेंस की आपने जो बात की उसके अंदर ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं।
ये पैसे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरीके से मिलने चाहिए? सो अगेन अगर हम जो है वो क्वालिटी की बात करें, क्या वो लोन के अंदर मिलने चाहिए, इक्विटी के अंदर? इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके ऊपर हम जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कशमाला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक नज़र ये आता है कि एक माइंडसेट ये है कि चूँकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में नेग्लिजिबल है, लेकिन हम वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली एक मॉरल आर्ग्यूमेंट होती है कि चाहे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हों या वेस्टर्न डोनर्स हों कि उन्हें हमें फ़ंड्स देने चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है वो कई दीगर मुल्कों की भी ऐसी सिचुएशन है और वो सब चाहते हैं कि वो फ़ंड्स उन्हें मिलें। आपका एक्सपीरियंस क्या है कि जब हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट्स जाते हैं तो उनका सक्सेस रेट इतना नहीं है कंपेयर टू मे बी इवन बांग्लादेश और इंडिया? ऐसा क्यों है? Thank you very much for inviting me, and it's a pleasure to talk about this critical issue, जो कि बहुत technical समझा जाता है, but the more we realize and unpack it, the better it will be for us as a country to be able to access the funding opportunities. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान feels के हमेशा, क्योंकि we are the most impacted country and therefore क्योंकि हमारी vulnerability we're the one of the top 10 vulnerable countries और हमारी mission तो less than 1% है. So automatically this should result in money flowing into Pakistan. Unfortunately, ऐसा है नहीं. If we say there's about 150 developing countries, we are one of the 150 developing countries, and exactly as Khurram said, this is a competitive process. So to think कि हम सिर्फ ये एक ही spiel लेके जाएंगे and people will start feeling sorry for us and start sending grants our way, this is not what's going to happen. So the one thing that we again एक mind shift होना, we need to start moving towards realizing कि funding opportunity बिल्कुल है, available है, but we need to start thinking from a non-grant based point of view कि आप पैसे दें ताकि हम इसको इस्तेमाल करें. जो financial instruments हैं, how smartly you use them, वहाँ पे जो conversation जहाँ पाकिस्तान हमेशा मिस कर लेता है वो ये है कि if you look at the data, ग्रांट का अमाउंट जो क्लाइमेट फाइनेंस का आप देखते हैं, that's about 16% of the overall amount of money that's being moved from developed to developing countries. बाकी सारा आपका लोन, इक्विटी, in fact 61% is the loan amount और उसमें 53% sorry is actually what they give on market rates. तो हम बात वहाँ पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हो रही है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं. जो प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पे लेके जाते हैं, अगेन in the same context of we've been impacted the most, so please help us. Mindset needs to now shift towards what are the opportunities that are available which will allow us कि हम उसको कैटेलिटिक तरीके से उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करें जहाँ पे आप लेवरेज कर सकें, यहाँ जहाँ पे आप डी-रिस्क कर सकते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट जस्ट ओनली फॉर एडेप्टेशन. वो सिर्फ उन एक्शंस के लिए नहीं है, बट इस वक्त जो जनरली ट्रांजिशन की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, फ्रॉम डर्टी टू से क्लीन एनर्जी, वहां पर क्लाइमेट फाइनेंस आप इफ यू यूज इट राइटली एंड इफ यू टेक द राइट प्रोजेक्ट्स टू द इंटरनेशनल फोरम्स, you would be able to help transition your overall energy mix as well. बिल्कुल. तो हमें थोड़ा सा इसको सॉरी जी नहीं, जैसे आपने कहा, आपने एनर्जी ट्रांजिशन की बात की, तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, उनमें से उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि वो चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ई बसेस चलाएं या ईवीज़ की तरफ लाएं, ताकि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक पोल्यूशन है, हमारे यहाँ जो कार्बन एमिशन है, उसको हम टैकल कर सकें. खुर्रम, ये बताइएगा कि जब हमारे यहाँ से प्रपोजल्स बनते हैं, आपने पहले भी ये कहा कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट साइंस. इसके लिए आपको कैपेसिटी चाहिए कि आप इतना सॉलिड प्रपोजल बनाएं कि अगलों को समझ में भी आए कि इस मुल्क की इतनी आबादी है, यहाँ पे माहौलियात कितनी तबाह है. तो क्या उसमें हमारे यहाँ ये भी एक इशू है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा टेक्निकल या साइंटिफिक लोग नहीं हैं, डेटा नहीं है कि आपका प्रपोजल उतना सॉलिड हो कि वो जब compete कर रहा है, आई डोंट नो, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, कि उसकी सक्सेस रेट फिर ज़्यादा बन सके? जी शाहज़ेब, आपकी ये बात जो है वो बिल्कुल बजाय. तो आई थिंक जो पूरा क्लाइमेट चेंज का जो हिस्ट्री है वो साइंस के अंदर रूटेड है. और साइंस के अंदर हमने जो भी क्लाइमेट के बहुत ही मिसाल के तौर पे हमारे पास ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, हमारे पास जो है वो हमारे वेदर सिस्टम्स हैं,
वो सारी चीज़ें कि जो कि हमें इम्पैक्ट करती हैं, उसका डाटा और वो किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करती हैं, कहाँ उसके जो हैं वो की रिस्क्स हैं, कहाँ की वनरेबिलिटीज़ हैं, उसके लिए ठीक ठाक आप एक जो है वो मेहनत करते हैं, अपने डाटा कलेक्ट करते हैं। और अनलेस हमारा फोकस जो है वो अगर सिर्फ रेटरिक के ऊपर है, अगर हम सिर्फ जो है वो बातें करें, जिस तरीके से कश्माला ने भी कहा कि अगर हम सिर्फ हमारा आइडिया ये है कि हम एक वनरेबल कंट्री हैं, हमने कोई एमिशंस के ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया, अगर यही हमारी स्टोरी लाइन है तो ये काफ़ी वीक सी स्टोरी लाइन है। अनलेस हमारे पास डाटा है, अनलेस हमारे पास एविडेंस है, अनलेस हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे ओशंस जो हैं वो वनरेबल हो गए हैं, हमारे माउंटेन्स जो हैं वो वनरेबल हो गए हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही बरक्स है जिस तरीके से हम IMF के पास जाते हैं या वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं या ADB के पास जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास सेट कोटाज होते हैं। क्लाइमेट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई सेट कोटा नहीं है, तो हमने कम्पीट करना है, हमने अच्छे प्रपोजल्स बनाने हैं। वो अच्छे जो प्रपोजल्स हैं वो जब तक साइंटिफिक एविडेंस के साथ रूटेड नहीं होंगे वो कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए फंड्स जिस तरह से चाहिए, हमारी कोशिश रही है, हमने मल्टीलैटरल एजेंसीज़ को भी अप्रोच किया है, लेकिन UN का जो ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड है वहाँ भी हमारे प्रपोजल जाते रहे हैं। कश्माला, आप बताइएगा, आपका चूँकि काफ़ी उनके साथ आप काम करती हैं, ये आपकी स्पेशलिटी है। पिछले साल एक प्रपोज़ल वहाँ से अप्रूव हुआ है, ज़रा ब्रीफली उसका अगर आप जर्नी बता सकें कि वो कैसे बना, कैसे अप्रूव हुआ, ताकि हमें पता चले कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल जी। आई थिंक आई विल कनेक्ट इट टू माय प्रीवियस क्वेश्चन जहां पर मैंने चैलेंजेस हाईलाइट किए थे। दिस प्रोजेक्ट वाज एक्चुअली कंसीव्ड, डिजाइन्ड टू एड्रेस दोस चैलेंजेस दैट वी हैड डिफाइंड। के आइडिया ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में वी कीप टॉकिंग अबाउट यूथ, वी कीप टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, वी कीप टॉकिंग अबाउट आइडियाज, बट वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज पोटेंशियल। इस सब चीज का पोटेंशियल है जी, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बात हम बहुत करते हैं, बट उस पोटेंशियल को किस तरीके से आपने गार्नर करना है, उसको किस तरीके से आपने फैसिलिटेट करके उसको आगे लेके चलना है, उस पर बड़ी कम बात होती है। तो इस प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रोग्राम, ओवरऑल जो प्रोग्राम है क्लाइमा वेंचर्स प्रोग्राम, वो इसी बेस के ऊपर डिजाइन किया गया था कि जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत नेसेंट है इस वक्त। यंग लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बट फंडिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट की फैसिलिटेशन इस वक्त नहीं है। तो जिस तरह मतलब हमने देखा कोविड के टाइम पे व्हेन फंडिंग केम थ्रू, बहुत ज्यादा मनी वाज पम्प्ड इनटू हेल्थ टेक सेक्टर, जिसकी वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडियाज आए, एंड देन नाउ दे हैव बिकम लार्ज स्केल प्रोग्राम्स एंड कंपनीज इन देयर ओन राइट्स। उसी को देख के एंड टू रियलाइज कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, वी वेंट टू द GCF एंड वी सेड लुक, ये दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड, ये हमारा डेमोग्राफिक है, ये हमारा डेटाबेस यही कहता है, दिस इज हाउ वी आर इम्पैक्टेड। हम जो सोल्यूशंस लाना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करेंगे, बट वील कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस इन द ट्रांसपोर्ट, in the energy efficiency sector, in multiple different areas, which we can ultimately also export these ideas outside Pakistan. तो उसी मद में we were able to design a program जो कि first of its kind है, कि एक direct access entity जो कि NRSP है, NRSP stands for NRSP is the National Rural Support Program, one of Pakistan's largest NGOs. NRSP and JS Bank are the only two entities जो इस वक्त accredited हैं to be able to access the Green Climate Fund. So we designed a $50 million program in which ना सिर्फ इसमें equity injections होंगी in the startups which have actual climate solutions, वो mitigation की भी हो सकते हैं, adaptation की भी हो सकते हैं, but we'll also be providing financial and technical assistance ताकि उनके जो prototypes हैं, उनके वायबिलिटी, उनकी एक्चुअल मार्केट स्टडीज वगैरह में जो उनको सपोर्ट की जरूरत है, वी एक्चुअली आल्सो फंड दोस एज वेल। अच्छा, सो दैट डज साउंड लाइक अ सक्सेस स्टोरी। खुरम, आप चूंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड के अलावा भी बाकी डोनर्स के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंड्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? प्रोजेक्ट्स जो है जो यहाँ से शोकेस होते हैं या पिच होते हैं, उसमें सक्सेस रेट क्या है? जी बिल्कुल ठीक है शाहजेब। सो आई थिंक हमारे पास जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर सा कैनवस है, हम जाके चीज़ें जो है वो फाइनेंस मोबिलाइज कर सकते हैं।
कश्माला ने बात की GCF की, बट आई थिंक हमारे पास जो दूसरी एवेन्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और अगेन पाकिस्तान का कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो मैं एक कंपेटिटिव की बात करूंगा, एक नॉन कंपेटिटिव की बात करूंगा। कंपेटिटिव के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन मार्केट्स के प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पे हम कार्बन मार्केट्स के प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर जो है वो होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता है, चीज़ों को जो है वो डिप्लॉय करता है ऑन ग्राउंड। अगेन उसके जो पीछे मेथोडोलॉजीज हैं वो साइंस के पीछे जो है वो उस तरीके से बनी हुई हैं। सो यू बी वेरी केयरफुल कि आप एग्जैक्टली जो है वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भी एमिशंस होती हैं वो आप ट्रेड कर देते हैं। अगेन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन होपफुली आई थिंक दिस इज वन एरिया टू फोकस ऑन। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब एक कार्बन मार्केट्स की पॉलिसी भी जो है वो आ चुकी है, और उसकी तरफ जो है वो मजीद इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है वो आएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो नॉन कम्पिटिटिव है, जिस तरीके से हम जो है वो डोनर्स के पास जाते हैं, चाहे हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, चाहे हम IMF के पास जाएं, चाहे हम ADB या FCDO UK गवर्नमेंट के पास जाएं। यहाँ पे भी आई थिंक कुछ चीज़ें तो जो है वो ऑब्वियसली डोनर्स की पाइपलाइन के अंदर जो है वो फ्लो होती हैं, जो कि पाकिस्तान एज ए रेसिपिएंट कंट्री जो है वो मिल जाती हैं। बट बहुत ज़्यादा एविडेंस की जो है वो जरूरत है, हमें ये दिखाने की जरूरत है कि वो पैसा जो है वो डोनर की तरफ से कहाँ आएगा। आपने खुद जो है वो कहा था कि हमारे पास प्लेजेस बहुत ज्यादा आए, लेकिन ऑब्वियसली वो रिटर्न जो है वो उस तरीके से प्लेजेस का जो है वो नहीं आया, क्योंकि हम ये प्रूव नहीं कर पाते कि जब हम वो पैसे लेंगे तो वो एग्जैक्टली हमने खर्च कहाँ करना है। हमने जो है वो मॉनिटरिंग पे खर्च करने हैं, रिपोर्टिंग पे करने हैं, वेरिफिकेशन पे करने हैं, उसको हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट किस तरीके से बनाना है, उसकी जो है वो एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो कैन आई जस्ट एम आई राइट इन थिंकिंग कि जब 2022 के फ्लड्स आए, हमने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से वॉज मोस्ट टॉक्ड अबाउट। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने भी बहुत लॉबिंग की, हमें प्लेजेस आए, जिनीवा में भी आए, लेकिन अगर वो मटीरियलाइज नहीं हुए तो उसका बड़ा सबब ये है कि हमने ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स शायद दिए ही नहीं, बनाए ही नहीं, कि अगलों ने कहा कि जी हमने वादा तो किया था, लेकिन ऑन पेपर अगर आप कुछ चीज़ लेकर आएँ तो फिर हम आपको ये फंड्स रिलीज़ करें। तो प्राइमरीली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारे अपने ऊपर है? Absolutely, I think जी पता है, पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर है। आई थिंक अगर हम अभी भी अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखें, सो आई थिंक अगर कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, शाहजेब आप जानते हैं सिंध हाउसिंग फाउंडेशन का, जो सिंध हाउसिंग जितने भी फ्लड अफेक्टेड हमारे जो हैं वो हाउस होल्ड्स की रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है वो नजर आता है कि वाकई जो है वो कुछ अच्छा काम हुआ है, जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है प्राइमरीली, राइट? एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप इसके अलावा बात करें तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स का, अच्छे प्रोजेक्ट्स का जो कि टेक्नोलॉजिकली सेवी हों, जो कि जो है वो कम्युनिकेट सही कर रहे हैं, जिनके अंदर डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन हो रही है, ट्रांसपेरेंसी एब्सोल्युटली 100% है। आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कश्माला के हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? अगर हमें क्लाइमेट चेंज फंड्स को एक्सेस करना है तो हमें मुल्क के अंदर और क्या करना होगा ताकि हमारे पास जो चैलेंजेस हैं हम उनका तदारुक कर सकें? जैसे कि मैंने पहले कहा, आई थिंक एक माइंडसेट शिफ्ट हमें करने की जरूरत है सबसे पहले, एंड टू रियलाइज के जो हम प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं वो, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर लार्ज ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं हमारी जो कि EV पे शिफ्ट होना चाहती हैं, किसी ने सोचा ही नहीं कि हम एक्चुअली क्लाइमेट चेंज फंड्स के पास लेके जा सकते हैं। तो इस किस्म के सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट हो दैट वी कैन एक्चुअली गो इन दिस डायरेक्शन, एंड द सेकंड इज स्टार्टिंग टू डेवलप अ वेरी रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स which look at all financial instruments, which look at all partners। हमें सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं देखना चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी देखना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली जो क्लाइमेट फाइनेंस देखता है वो मोबिलाइजेशन अमाउंट को देखता है। सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन $1 इन्वेस्टेड, हाउ मच विल दिस मोबिलाइज। सो मोबिलाइजेशन आपको पता है कि सेक्टर से ही होती है। So largely try and understand what the beast actually is, and then try and involve your private sector in the best way possible. Lastly, obviously आपकी जो कैपेसिटी है, हमें लगता है कि आज हमने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए और कल हमें वो मिल जाने चाहिए, तो ये अप्रोच हमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रखना चाहिए, जिसमें हमें
अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंटरनेशनल टाइमलाइंस क्या है, वो प्रोसीजर्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, और हमने अपने आप को कैसे उसके साथ अलाइन करना है अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए. So you can always find a balance, always find a very good balance between trying to achieve what you actually need on ground ultimately. बिल्कुल ठीक है. कशमाला काका खेल और खुर्रम ललानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात होती है. आम तासुर ये है कि हमारे माहौल को तबाह करने में बड़ी बड़ी कंपनियों ने ज़बरदस्त हाथ डाला, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हों या फिर अब डेवलपिंग वर्ल्ड हो. लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है डजंट नीड टू बी ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि एटीट्यूड चेंज करना होता है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है रेगुलेशन भी फिर काम आता है. तो प्रोग्राम के इस हिस्से में वील टॉक टू समबडी हु हैज़ बीन अ CEO हिमसेल्फ विद एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और अंटिल दिसंबर, लाइक अंटिल लास्ट मंथ, वो ख़ुद भी सरबराह थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं महमूश ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैं आपका मैं बैकग्राउंड देख रहा था, आपने हालिया चंद बरसों में काफ़ी टाइम लगाया है हमारे जो कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स हैं उनको सेंसिटाइज करना, उनकी ट्रेनिंग करना. हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, एंड यू आर अ बिग एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट स्पीक में ESG, यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इस पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है. थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को कि ये ESG जो है इसमें ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज का भी हिस्सा है, लेकिन ये क्या है और हमारे यहाँ कितनी अवेयरनेस है इस पे? जी, थैंक यू सो मच. ESG बेसिकली एक फाइनेंशियल मार्केट का एक पर्सपेक्टिव है, जिसमें ग्लोबली जितने इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ओवर द लास्ट डेकेड और सो ये रियलाइज़ किया कि जिन कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं या जिन कंपनीज़ में वो जिनको पैसे देते हैं, लेंड करते हैं, वो अगर ESG फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करेंगे तो वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है वो रिस्क में आ सकती है. सो बेसिकली ये एक इशू है जो कि कंसिडर किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई ESG को लास्ट डेकेड और सो से ग्लोबली इंटीग्रेट किया जा रहा है. इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट हाउसेस की, वो ESG कंपनीज़ के ऊपर हो रही है. और पाकिस्तान में भी ये पिछले 4-5 साल से एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टू एडवोकेट ऑन दिस टॉपिक, और इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और इट्स मूविंग क्वाइट रैपिडली. 5 साल पहले काफ़ी कम था और अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. एंड द आइडिया है कि कंपनीज इसको रियलाइज़ करें कि इस पर ना सिर्फ रिस्क है ESG को ना करने का, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर वो ESG की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज ग्लोबली पूरा जो रुझान है इन्वेस्टमेंट्स का और इनोवेशन का, कॉस्ट सेविंग्स का, वो सब ESG के थ्रू आ रहा है. सो हमारा जो तजुर्बा है, जब भी हमारी बात हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, तो बड़ा सवाल ये आता है कि इंसेंटिव क्या है, वाई शुड वी चेंज. हमारा काम तो बिल्कुल सही चल रहा है और हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक है ये बाहर के प्रेशर्स वगैरह आते हैं, कभी गवर्नमेंट से आता है, कभी मार्केट से आता है, लेकिन हमने देखा है कि चेंज सिर्फ तब आती है जब उनको उसमें अपना फ़ायदा नज़र आएगा. तो आपकी जब इंटरेक्शन होती है ट्रेनिंग्स में, तो आपको यू कम अक्रॉस दिस? जी, ये सबसे फंडामेंटल सवाल है, एब्सोल्युटली राइट. सबसे पहला सवाल ही किया जाता है कि व्हाई शुड वी चेंज और व्हाई शुड वी इंटीग्रेट दिस, एवरीथिंग इज गोइंग वेल. द क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग वेल. हमारी कंपनीज का जो व्यू पॉइंट होता है वो कितने साल आगे तक सोचते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या वो 10 साल आगे सोच रहे हैं, 20 साल आगे सोच रहे हैं? दैट्स द बिग चेंज, जो हम कहते हैं ना सस्टेनेबिलिटी. सो कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी अगले 10 और 20 साल में फॉर वेरियस ESG रीजंस, हम ये कहते हैं कि इसमें आपकी बहुत बड़ी रिस्क है अगर आप इसको नहीं इंटीग्रेट करते. सो वो ये रियलाइज़ नहीं करते. सो एक तरफ तो हम उनको रिस्क से अवेयर करते हैं कि ये रिस्क है अगर आप ना करें, यानी कि क्लाइमेट की आपने जैसे बात की, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो हैं वो बिज़नेस पे आएंगे. आपके फिजिकल एसेट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सारी स्ट्रैंडेड हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको प्रोएक्टिवली देख लें, अगर यही कंपनी 20 साल की प्लानिंग कर लें,
तो वो देख सकती हैं कि उस ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें। हम 10 साल पहले अगर किसी को कहते हैं कि आप सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं, तो लोग कहते नहीं, हम क्यों शिफ्ट करें, वी आर डूइंग फाइन, जो जिस तरह भी एनर्जी आ रही है वो आ रही है, बिजनेस चल रहा है। बट नाउ सडनली देयर इज अ बिग वेव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड अदर थिंग्स। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनको एक इकोनॉमिक गेन नज़र आया, कॉस्ट का बेनिफिट नज़र आया। तो दैट आई थिंक ऑटोमेटिकली either they have to be shown the way or they'll realize it themselves कि इकोनॉमिक गेन इसमें क्लियरली है। अच्छा, क्योंकि आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कौन से हमारे सेक्टर्स जो हैं आर रियली गिल्टी ऑन द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने बेदरीग डैमेज किया है विदाउट मच कंसिडरेशन? आई थिंक ग्लोबल लेवल पे बात कर लेते हैं कि ग्लोबली जो रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स हैं वो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लाइमेट के ऊपर तो साइंस बड़ी क्लियर है, उसमें तो वो जो फॉसिल फ्यूल जनरेशन जहाँ जहाँ हो रही है, यानी ऑयल, गैस एंड कोल, दीज आर द 3 बिग फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इशू। उसके अलावा जो अदर मेजर फैक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट। एंड ऑल्सो जो तीसरी चीज़ बड़ी है वो है एग्रीकल्चर, वो भी कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान के केस में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एग्रीकल्चर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। तो अगर ग्लोबली वो 20% इशू है तो यहाँ पर शायद 40-50% इशू हो। मोर देन इंडस्ट्री? वेल येस, बिकॉज 40% ये है, बाकी ट्रांसपोर्ट एंड अदर थिंग्स ऑल कंबाइंड। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट फैक्टर एग्रीकल्चर, बिकॉज वो भी ग्रीन हाउस गैसेस की रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दैट्स द ब्रेकअप ओवरऑल। और उसमें अगर आप कहते हैं कौन से सेक्टर्स हैं, तो उसमें फिर कंस्ट्रक्शन आ जाती है, उसमें सब ऑयल एंड गैस तो मैंने जिक्र कर ही दिया, ट्रांसपोर्ट है एंड सीमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर मेन फैक्टर्स। अब जबकि क्लाइमेट चेंज पे हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है, और हमने बात की कि हमारे यहाँ भी रेगुलेशन टाइटन हो रहा है, ग्लोबली तो आपने कहा कि काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो उसमें अब आपको कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में 400 के करीब कंपनीज लिस्टेड हैं। कितनी कंपनियां हैं हु आर ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ द कर्व? मतलब ये कि जब तक ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलेशन आए, बट हमें खुद करना है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? सो ओवर द लास्ट पिछले 4 सालों में जो हम इसको खुद एडवोकेट कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें नज़र आया कि 60-70 कंपनीज ऐसी थीं जो कि इस पर एक्टिवली काम कर रही हैं पाकिस्तान में। फिर हमने कुछ सर्वेज भी किए, लार्ज स्केल सर्वेज, उसमें नज़र आया कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ इन्वॉल्व, एक या किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। अब वो सही है या गलत है वो चेक नहीं किसी ने किया है, बट दे आर अवेयर, दे आर कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ रिपोर्ट भी कर रहे हैं उसके ऊपर, और कुछ ना कुछ एक्शन भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि 20-25% कंपनीज इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, तो दैट्स अ गुड नंबर ऑलरेडी विदाउट बीइंग टोल्ड। और अब रेगुलेशन आ जाएगी तो आई थिंक फिर तो एक क्लियर पाथवे बन जाएगा इसके बाद। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं जो एफर्ट कर रही हैं जी, वो फंडामेंटली अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन को, या वो टोकनिज्म कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो उनकी प्रैक्टिसेस आर डैमेजिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन वो फिर एक ट्री प्लांटेशन कर देते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, देखें जी ये हमारा, हमने ये कर लिया, या हमने ओशन क्लीन अप कर दिया, हमने स्पॉन्सरशिप कर ली, विच मेरे नज़दीक तो ये CSR में आता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप इन एफर्ट्स की बात करें या समथिंग मोर मीनिंगफुल? नहीं जी, मोर मीनिंगफुल, एंड हमारी ज़बान में फिर उसको कहते हैं कि मटेरियल, आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपके बिज़नेस के लिए मटेरियल हैं कि नहीं है। यानी अगर आप एक लेट्स से डेयरी कंपनी है, डेयरी बिज़नेस आपका है, या लेट्स से आपका फार्मास्यूटिकल बिज़नेस है, तो आपके अपने बिज़नेस में एंड टू एंड आप कितना कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, आपको उन्हीं एरियाज़ में काम करना है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक डेयरी कंपनी है और मैं 3 हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो वो अब ज़ाहिर है दैट्स नाइस टू हैव, बट आपको पहले काम करना है अपने एग्रीकल्चर पे, अपनी सोर्सेज पे जहाँ से आपका इशू रेज हो रहा है, अपनी सप्लाई चेन को सही करना है आपने, रॉ मटेरियल से लेकर सब कस्टमर तक। सो दैट्स मटीरियलिटी। और जो मटीरियलिटी कितने लोग कर रहे हैं, लाइक आई सेड,
क्योंकि अब ESG जब से हमने इसको फ्रेम दिया है तो उसमें तो मैंडेटरी है कि आपको अपने ही सप्लाई चेन पे काम करना है, अपने ही इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू चेन को अपने इम्प्रूव करना है। तो दैट्स वेयर आई वाज सेइंग कि 60-70 कंपनीज ऐसी हैं जो कि कर रही हैं। अच्छा। बाकी जो हैं वो हो सकता है कि वो फिर दूसरे लेवल पे हों, बट या दैट्स तो जिसको हम CSR कहते हैं या टोकनिज्म मैं कहता हूँ, वो बिल्कुल अलग चीज़ है इससे। वो अलग चीज़ है, उस पर तो आप आई थिंक अगर आप उसको काउंट करना शुरू करें तो बहुत लोग, दैट्स अ बिग एरिया एक्चुअली। पाकिस्तान में बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कॉर्पोरेट में भी इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट लेवल पे भी इन्वॉल्व हैं। जब कभी प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। बट CSR और ESG का फंडामेंटल डिफरेंस है। CSR में आप रिपोर्ट नहीं करते, ESG में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। CSR वॉलंटरी होता है, ये आपको ऑलमोस्ट रेगुलेटेड स्टैंडर्डाइज तरीके से करना होता है। वो मटेरियल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं मटेरियल हो, आपका जो दिल चाहे आप कर दें। वहाँ ये कि जो आपको, जैसे आपने कहा कि मटेरियल फैक्टर्स पे काम करना है। सो देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू, और ये रेगुलेटेड है मोर और लेस ग्लोबली ESG। CSR इज़ नॉट फंडामेंटली दैट रेगुलेटेड, सो दैट्स फाइन डिफरेंस। अच्छा, हमारे यहाँ जब आप ये परफॉर्मेंस असेस करते हैं कि कंपनी ने ये किया, तो हु आर द पीपल हु आर क्वालिफाइड, हु हैव द कैपेसिटी कि वो आप एक कंपनी को जाके असेस करें और क्या सर्टिफिकेशन देंगे एट द एंड ऑफ द असेसमेंट? जी, वो बेसिकली असेसमेंट तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है बेसिकली। एट द एंड चेक इज़ कि आपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट या डेटा पब्लिश किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में, वो कोई वेरीफाई करेगा। वो ऑडिटर्स यूजुअली परफॉर्म करते हैं रोल, वो चेक करते हैं कि आपने जो बात आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। और उससे पहले ऑब्वियसली वेरियस स्टेप्स है उस पूरे प्रोसेस का। ESG प्रोसेस के 3-4 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि गवर्नेंस किस लेवल पे हो रही है, आपकी कंपनी में जो आपका बोर्ड है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो ABCD रोल्स प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो क्या चेक्स इन चीज़ों को चेक करते हैं कि नहीं करते। तो गवर्नेंस चेक हो सकती है। मेरा जो फॉर्मर इंस्टीट्यूट है वो हम गवर्नेंस में स्पेशलाइज करते हैं। सो क्लाइमेट गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द की थिंग्स नाउ, हम वो चेक करते हैं। फिर उसके अलावा फिर आपने चेक करना है कि आपने अपने स्ट्रैटेजी में इसको शामिल किया कि नहीं किया, आप उसको किस तरह देख रहे हैं, एज एक साइड स्टेप है या आपके मेन बिजनेस का पार्ट है कि नहीं। स्ट्रैटेजी चेक हो जाती है। फिर सारे सिस्टम के अंदर आपके कंट्रोल्स बिजनेस के हैं कि नहीं, डेटा रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फाइनली डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो 3-4 स्टेप्स के थ्रू हम चलते हैं जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो कि इसको चेक कर सकती हैं। ओके। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वेस्ट में हमने देखा है कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक प्रेशर, लोगों की परसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी कि ये इनकी सप्लाई चेन जो है वो लेबर लॉ से कंफॉर्म कर रही है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कंपनीज को अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल होता है, इसलिए भी वो मोटिवेट होते हैं कि वो कंप्लाई करें। हमारे यहाँ तो उस तरह का पब्लिक एडवोकेसी नहीं है, ना प्रेशर है, ना कुछ है। तो ये कहना सही होगा कि जो काम होगा वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ रेगुलेशन की वजह से होगा? आई थिंक रेगुलेशन हेल्प्स अ लॉट। रेगुलेशन या पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी हेल्प्स ट्रेमेंडसली बिकॉज वो शेप करती है आपको, एक तरह डायरेक्शन में लेके जाती है। अब जैसे इसी केस में ESG में जब रेगुलेशन नहीं थी तो कंपनीज का एक चैलेंज ये था, वो कहते थे कि आप हमें कह रहे हैं कि हम इस पर डिस्क्लोज करें या काम करें, तो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करें, क्या KPI होगा हमारा। और दुनिया में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं थे, 15 स्टैंडर्ड थे, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और जब स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो जिसने पैसे देने हैं वो कैसे कंपेयर करेगा कि मैं कंपनी A में पैसा लगाऊं या B में लगाऊं। तो इट हैज़ टू बी स्टैंडर्ड। सो अब स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं which are going to be regulated, जिससे कंपैरिजन्स पॉसिबल हो सकेंगे। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद आई थिंक द अदर थिंग लाइक यू सेड, कंपनीज क्या वो उस तरह जाती हैं या वॉलंटरली करती हैं। आई थिंक बात यह है कि जब ये रेगुलेशन आ जाएगी उससे स्ट्रीमलाइन बहुत चीज़ें हो जाएंगी। विलिंगनेस तो आई थिंक हम क्रिएट कर ही रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी। मैं एक आपसे आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ बिफोर आई लेट यू गो। एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, राइट। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दिखावे के काम कर लेती हैं कि जी कि हमें भी बड़ा दर्द है क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट का। आप जब CEOs को ट्रेन करते हैं तो क्या उनको बताते हैं और क्या फीडबैक मिलता है? जी, वो ये बिल्कुल सही बात है। नेचुरली लोगों को पहले यही होता है कि सोचते हैं कि जैसे ये हम अपनी कंपनी को एक अच्छा इमेज दे देंगे, इसके साथ एक कवर मिल जाएगा हमें, हम उसको ग्रीन इमेज दे देंगे
तो वो केयरफुल होना पड़ता है, कंपनीज को खुद भी केयरफुल होना चाहिए कि उसमें आप सिर्फ एक इमेज नहीं क्रिएट कर रहे। अब क्योंकि ESG इतना एक हार्ड रूल है, एक तरीक़ेकार है उसका, कि उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसको इमेज ख़राब करें। जब आप उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे होते तो आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कह लें, कोई पूछता नहीं है। इसी तरह दूसरा एंगल इसका ये है कि आप कोई ऐसा काम गलत कर रहे हो और उसको आप ना बताएं, उसको छुपाएं, तो वो भी ग्रीन वॉशिंग के इसमें आ जाता है कि आपने चीज़ें नहीं बताई, डिस्क्लोज़ नहीं की। एक तो ये कि डिस्क्लोज़ गलत करें और एक दूसरा डिस्क्लोज़ करें ही नहीं। सो बोथ एंड्स पे काम गलत है। आई थिंक वो कंपनीज हैव टू बी वेरी केयरफुल। जर्नी ज़रूर स्टार्ट करें। आई थिंक रेगुलेशन को गाइड करेगी, गाइडलाइंस हैं अवेलेबल, ट्रेनिंग्स कंपनीज दे रही हैं, अपने मैनेजर्स को ट्रेन करें और राइट पाथ फॉलो करें, क्योंकि उसी से ही फिर आगे फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा उसी से होगा और आपके इन्वेस्टर्स और लेंडर्स आपके पास उसी तरह ही आएंगे। चलें जी, ऑन दैट पॉजिटिव नोट महमूश ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि फ़ायदा होगा अगर आप नीयत सही हो। अगर आप दिखावे के लिए काम करेंगे, शफाफियत नहीं रखेंगे, तो सूनर और लेटर इट विल कैच अप विथ यू एंड इट इज़ सर्टनली कैचिंग अप विद द प्लैनेट। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।